हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज में स्वागत है। इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा द हिस्ट्री ऑफ एसे इन इंग्लिश लिटरेचर टिल द एज ऑफ रेस्टोरेशन वी स्टडीड। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी और आज हम लोग पढ़ेंगे 18th सेंचुरी में हिस्ट्री ऑफ एसे क्या रहा, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन राइटर्स थे एंड व्हाट वाज द डेवलपमेंट, व्हाट वाज द काइंड ऑफ लिटरेचर बीइंग रोट एट दैट टाइम। तो जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये एज था जर्नल्स और पीरियोडिकल्स का। इस एज में पीरियोडिकल प्रेस का काफी ज्यादा राइज होता है और ये वो एज था जब लिटरेचर वाज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिक। तो डिडक्टिक पर्पस के लिए लिटरेचर का यूज किया जाता था। डिडक्टिक पर्पस इन द सेंस टू स्प्रेड मोरालिटी, टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस इन सोसाइटी। प्रिवलेंट कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया, उसको सटायराइज किया गया, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल कंडीशन, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा किया गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 18th सेंचुरी में एसेज काफी ज्यादा डेवलप हुआ, एक नया डेवलपमेंट, एक नए फॉर्म के रूप में ये आगे डेवलप होने लगा। उस समय दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में काफी झगड़ा करती थी, विग्स एंड टोरीज। तो देयर वाज अ फाइट अमंग दिस टू ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक दूसरे से ऊपर दिखाने के लिए ये लोग अक्सर कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो ऐसा दौर था कि ये उस समय पीरियोडिकल्स और जर्नल्स का दौर था। तो थ्रू पीरियोडिकल्स और जर्नल्स तो डिफरेंट पार्टीज के सपोर्ट करने वाले लोग अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते और खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करते। तो हुआ क्या कि ये दोनों का जो झगड़ा हुआ उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे नए पीरियोडिकल्स और जर्नल्स जो है उस समय के मार्केट में आए। उनमें से कुछ मतलब बड़े नाम हैं, द एग्जामिनर, द गार्जियन, उसके बाद टैटलर और स्पेक्टेटर भी आया। तो जब हम टैटलर और स्पेक्टेटर की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने वाले एडिसन और स्टील थे, जोसेफ एडिसन एंड स्टील। तो दिस टू पीपल स्टार्टेड दिस जर्नल, द टैटलर एंड स्पेक्टेटर। तो स्टील एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सर रॉजर डी कोवरली, ये जो एक क्या है, ये एक कैरेक्टर है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसको इन्होंने जन्म दिया। तो द आइडिया वाज ऑफ स्टील कि सर रॉजर डी कोवरली नामक के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, बट इट वाज लाइफलेस, इट वाज अ काइंड ऑफ पपेट। जब तक कि एडिसन ने इसमें जो है जान नहीं डाल दी, जब तक इसमें विटैलिटी नहीं डाल दी। तो द थिंग इज दैट कि अगर हम सर रॉजर डी कवर्ली की बात करें तो सर रॉजर डी कवर्ली के बारे में लिखने का आइडिया, उनके कैरेक्टर को डेवलप करने का आइडिया स्टील का था, लेकिन उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या ह्यूमर आ सकता है, उसको किस तरह से चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्या फॉर्म होना चाहिए, जैसे एक कैरेक्टर को हम कैसे बिल फर्निश करते हैं, तो वो तैयार करने का काम एडिसन ने करा। तो हम देखेंगे कि स्पेक्टेटर क्लब जो है, ये जो एक बड़ा फेमस क्लब है, तो इस क्लब में और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पे इन्होंने जन्म दिया और ये आने वाले समय में काफी फेमस होते हैं। तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे चीजें वैरी करती हैं। तो सर रॉजर डी कवर्ली काफी पॉपुलर होते हैं और उस कारण से स्पेक्टेटर क्लब जो है, जो स्पेक्टेटर जो एक पॉपुलैरिटी इसकी जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस समय कैरेक्टर स्केचेस पे ज्यादा है फोकस किया जा रहा था, यहाँ पे एसेज जो भी लिखे जा रहे थे उसमें कैरेक्टर स्केचेस का ज्यादा वैल्यू हो गया और लोग उसको इम्पोर्टेंस देने लगे। तो एडवर्ड अल्बर्ट इनके बारे में कहते हैं कि अगर एडिसन ने कवर्ली पेपर्स जो है इन्हीं का क्रिएशन है और बहुत फेमस हुआ उस समय में, और इस पेपर में जो है बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स को जन्म दिया गया। तो किसी भी नोवेल में, किसी भी एक जो लिटरेरी क्रिएशन होता है, लिटरेरी वर्क होता है, उसमें कैरेक्टर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसा कहा उन्होंने कि अगर कोवरली पेपर्स में एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट होता, उसके साथ अगर जो यहाँ पर सिर्फ एक जो है बीडो का और नाइट का जो है फिक्शन की जो स्टोरी दी गई है, उसको अगर एक प्रॉपर लव थीम दिया जाता और उसके साथ कुछ नए फीमेल कैरेक्टर्स जोड़ दिए जाते, तो शायद ये पहला रेगुलर नोवेल होता इंग्लिश लैंग्वेज का। तो मतलब
द काइंड ऑफ क्रिएशन एडिसन एंड स्टील बोथ प्रोड्यूस दैट वाज रियली वेरी गुड। तो ऐसा कहते हैं एडवर्ड अल्वर्ट कि अगर एडिसन ने एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट दिया होता, एक प्रॉपर लव थीम दिए होते और कुछ फीमेल कैरेक्टर्स और ऐड कर दिया होता, तो दिस 1 2 एंड दिस 3, अगर ये तीन चीजें एडिसन के कॉवर्ली पेपर्स में होता तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का पहला रेगुलर नोवेल होता। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लॉट की कमी थी, दूसरा एक प्रॉपर लव थीम की कमी थी, और तीसरा कुछ फीमेल्स कैरेक्टर्स को अगर वो इंट्रोड्यूस करा होता तो ये एक पहला नोवेल हमें देखने को मिलता। तो अगर हम जो है एडिसन और स्टील के नोवेल की बात करें तो दोनों मिलकर जो इन्होंने क्रिएट किया, इसका मेन पर्पस था, डिडक्टिव पर्पस था, टू सेंसर द मोरल्स ऑफ द एज। उस समय में दिखावा ज्यादा था, लोग जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, तो फ्रिवोलिटीज ऑफ फीमेल, तो फीमेल सेक्स जो था वो कहीं ना कहीं जो है जो झूठी शान दिखाने के लिए चक्कर में लोग पड़े रहते थे। सोशल क्लाइंबर का यूज था, अगर एक लड़का या एक आदमी अगर पैसा कमाता है तो देन ही इज फेमस। अगर कोई लड़की और कोई लेडी, इफ शी इज वेरी ब्यूटीफुल शी विल बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, बट देर इज आल्सो सम वैल्यूज ऑफ मोरल कल्चर, the way we behave, the way we interact with each other। तो इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं समाज में पतन था। तो अबाउट दैट these writers were concerned। तो इससे ये जो एडिसन और स्टील चाहते थे कि समाज में एक बेहतर समाज हो, जहां पे लोग एक दूसरे की क्वालिटीज के लिए एक दूसरे से इंस्पायर हो, एक दूसरे को सुधारें। तो इन्होंने सोसाइटी को अच्छे करने के लिए, उस समय के सोसाइटीज को और बेहतर करने के लिए इन्होंने लिखा, और दिस वाज देयर मेन पर्पस। तो उनका अगर हम एसेज को पढ़ें तो देयर इज अ चार्म ऑफ ह्यूमर, इट इज मोर डेलिकेट, इट इज रिटन इन जेंटल मैनली मैनर, अर्वेन एंड टॉलरेंट। तो बड़े ही आराम शब्दों में, बड़े ही जेंटलनेस के साथ, ये ह्यूमर के साथ एक व्यंग्यात्मक तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, ताकि लोग इनसे पढ़े, लोगों को अच्छा लगे, एंड पीपल शुड गेट सम अवेयरनेस, और लोग कुछ बदलाव के बारे में सोचे, कुछ नया करें। तो ये उनका फोकस था। उन्होंने मिडिल स्टाइल को जो है परफेक्ट करा। मिडिल स्टाइल के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जॉन ड्राइडन ने मिडिल स्टाइल के बारे में को है जो डिराइव किया था, और मिडिल स्टाइल जो है डे टू डे लाइफ मिसलेनियस एक्टिविटीज को प्रेजेंट करने के लिए एक बढ़िया स्टाइल है। इसके बारे में और जानकारी हमारे पिछले वीडियोस में दी गई है, तो यू कैन गो देयर एंड स्टडी दैट। तो इन्होंने काफी एक नया डेवलपमेंट दिया एस्से के फॉर्म को। आगे बात करते हैं, 18th सेंचुरी के मिडिल और लेटर हाफ में दो ग्रेट एसेइस्ट आए, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर जॉनसन एंड सेकेंड नेम इज ओलिवर गोल्डस्मिथ। जब हम डॉक्टर जॉनसन की बात करें तो उनका जो है काफी सारे पीरियोडिकल्स लिखे, उसके बाद उनकी जो स्टाइल है वो बहुत हैवी है, that is very ponderous to suit the essay form। Ponderous means you will have to think upon the ideas, the thought process of Dr. Johnson is really huge, means you will get to know many things। तो डॉक्टर जॉनसन ही थे जिन्होंने जो है एक जो क्रिटिकल अप्रोच जो लिटरेचर को है उसमें एक नया एक स्टेज दिया, उस बारे में हम अभी और पढ़ेंगे। तो डॉक्टर जॉनसन के जो एसेज थे वो काफी पॉम्पस था, ऑर्नेट, लैटिनाइज फॉर्म में, रेटरिकल इन स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्टाइल इनके एसेज में देखने को मिला। पॉम्पस मींस काफी बढ़ा चढ़ा के, काफी जो है एक हायर स्टेटस ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड। ऑर्नेटेड फॉर्म मतलब चीजों को एक प्रॉपरली तरीके से फॉर्म करते थे। लैटिनाइज्ड, ओल्ड जो वर्ड्स थे वो लैटिनाइज्ड फॉर्म को यूज करते थे। रेट्रिक्स इन स्ट्रक्चर, तो इनके जो स्ट्रक्चर में पोएटिक डिवाइसेस का एक प्रॉपर यूज देखने को मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स इनके टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के राइटिंग को एक नया नाम दिया गया जिसको हम लोग जॉनसनिज बोलते हैं। तो जॉनसन ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी काफी सारे टेक्स्ट लिखे हैं। इन्होंने काफी सारे लोगों को स्टडी किया है, उनको समझा है, और उनके बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। तो इन्हें समाज का, लोगों का, लिटरेचर का एक अच्छा परख है, और इनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफी डीप है। तो ही इज वन ऑफ द पर्सन हु हैज बिल रेड। तो इन्होंने जो एस्से को एक प्रॉपर जस्टिफाई किया, लेकिन इनमें जो एक एस्से मैनर है दैट इज मिसिंग। तो एक प्रॉपर एस्से मैनर जो है ये इनके अंदर नहीं है, ऑल्दो उन्होंने एस्से फॉर्म को रीस्टैब्लिश किया।
ऐसा कहा था द पीरियोडिकल एसे एट अ टाइम व्हेन इट वाज इन डेंजर ऑफ बीइंग सस्पेंडेड बाय द न्यूज़पेपर। ऐसा लग रहा था कि न्यूज़पेपर इस चीज को अभी अवॉइड करने वाले हैं, धीरे धीरे ऐसे फॉर्म खत्म हो जाएगा, बट ही फॉर्मली स्टैब्लिश्ड द ऐसे फॉर्म। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिवर गोल्डस्मिथ एक बड़ा नाम आता है ऐसे मैनर को, जिन्होंने एक जो है एक नया स्थान दिया और इसको एक नए एक हाइट्स पे ले गया। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन और स्टील के जो ट्रेडिशन था ऐसे मैनर का उसको इन्होंने गोल्डस्मिथ ने कंटिन्यू करा। तो ये बेसिकली द बी एक पीरियोडिकल है जिसमें ये लिखा करते थे। इन्होंने एक सीरीज ऑफ एसे लिखा जो कि चाइनीज लेटर टाइटल से पब्लिश हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सी चीज क्या है। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ जिन्होंने एडिसन और स्टील के एसे ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा, इन्होंने एसे को एक नई हाइट तक ले गए। इनकी एसेज द बी नामक एक पीरियोडिकल में पब्लिश हुई। इन्होंने ए सीरीज ऑफ एसेज, इन्होंने बहुत सारे एसेज को पब्लिश करा जो कि चाइनीज लेटर्स नामक टाइटल से लिखे जाते थे। चाइनीज लेटर्स और फिर उनके जो है लेटर्स, चाइनीज लेटर्स और फिर उनके नीचे उनके एसेज जो भी वो टेक्स्ट लिखे, तो जो ऐसे फॉर्म में था वो सारा चाइनीज लेटर हेडिंग के अंदर लिखा गया। बाद में इनके एसेज को प्रॉपरली कलेक्ट किया गया और एक बुक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। तो उस बुक का नाम रखा गया द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? इनका एक बुक है जिसमें इनके सारे एसेज को कलेक्ट किया गया। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ ये द बी नामक पीरियोडिकल में चाइनीज लेटर के टाइटल से एसेज लिखा करते थे। बाद में इनकी एसेज बुक फॉर्म में लिखी गई, एक जगह कलेक्ट की गई, जिसका नाम था द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि इनकी जो क्रिएशंस है वो अपने सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है, ग्रेस है, काइंडली ह्यूमर है। तो एक जो एक डेलिकेट टच है वो आपको इनके एसेज में देखने को मिलेगी। इन्होंने काफी फेमस कैरेक्टर्स को भी जो है इजाद किया, जिसमें फेमस कैरेक्टर्स हैं बाउब टिप्स, मैन इन ब्लैक, जो कि काफी क्लासिकल है, काफी फेमस है, और ये जो है इंग्लिश सोसाइटी में ऐसे को एक सिंप्लिसिटी दिए, एक श्रीयूड दिए, एक नए चार्म को इन्होंने डेवलप किया। इनके जो है चार्म को अब काफी देखने को मिलेगा। दे हैव द चार्म ऑफ हिज पर्सनालिटी। जिस तरह से वे जितने चार्मिंग थे, जितने वो मतलब एक सॉलिड पर्सनालिटी इनकी रही, और सेम सॉलिड पर्सनालिटी इन्होंने अपने ऐसे फॉर्म को दिया। इनका ऐसे ऑल परवेडिंग टिपिकल है, आर्टलेस है, मतलब कह सकते हैं कि चार्ल्स लैम्ब जैसे एक बहुत फेमस एसेइस्ट हुए, उसी तरह से ये भी एक काफी फेमस एसेइस्ट हुए। इनमें अच्छा ह्यूमर देखने को मिलेगा, चार्म देखने को मिलेगा, ग्रेस देखने को मिलेगा, काफी इंजॉयबल है, और व्यंग्यात्मक तो ये हैं ही, चीजों को अच्छे से फ्रेम करते हैं। तो जहां हम जॉनसन की बात करते हैं तो वो एक थॉट प्रोवोकिंग था, बट ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करेंगे तो क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे एक प्रॉपर वे और एक प्रॉपर जो है इनमें एक जो है ग्रेस और जो है सिंप्लिसिटी, काइंडनेस देखने को मिलता है। लेट्स कम टू द एज ऑफ द रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो रोमांटिक एज वो एज था जहाँ पे पीरियोडिकल्स जो है नए नए और डेवलप होने लगे, और ज्यादा लिखे जाने लगे। प्रेस जो है पीरियोडिकल प्रेस भी उतना ही मतलब फेमस रहा। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि 18th सेंचुरी में काफी सारी चीजें हुई, काफी सारा डेवलपमेंट हुआ, बट वो लिटरेरी अप्रोच और वो लिटरेरी एंगल अब तक नहीं मिला था। वो सुप्रीमेसी इसको 19th सेंचुरी में मिलेगी। तो हम देखते हैं विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, द इंक्रीजिंग टेम्पो ऑफ लाइफ, द पॉपुलैरिटी ऑफ ऐसे कंटिन्यू टू ग्रो। तो 19th सेंचुरी, सो बेसिकली रोमांटिक एज में क्या होता है कि एजुकेशन काफी स्प्रेड हो चुका है, लोग जो है लोगों की जो लाइफ का जो एक रेट है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। अब लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आया, और उसके साथ साथ ऐसे अब काफी पॉपुलर हो चुका है। पीरियोडिकल ऐसे और लिटरेरी जर्नल्स काफी फेमस हो रहे हैं, और अब हर जगह जो है एक नए नए तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इस फील्ड में। हम देखते हैं कि इससे पहले जो था लिटरेरी जो जर्नल्स था वो काफी फीबल था, काफी कम प्रोड्यूस किया जाता था, कुछ ही लोग इसको प्रोड्यूस करते थे।
और कुछ खास मतलब लोग प्रोड्यूस करते थे कि उनका खाना पानी चल जाए। तो बेसिकली इट वाज मेंट फॉर राइटिंग फॉर द पर्पस ऑफ पीरियोडिकल्स, कि वो एसेज में लिखें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिख रहे हैं। द पर्पस वाज मेनली डायडेक्टिक, तो डे टू डे लाइफ को, मिसलेनियस एक्टिविटीज को प्रेजेंट करने के लिए एसेज लिखा जाने लगा। बट अब जो एसे लिखा जा रहा है एडवर्ड अल्बर्ट के हिसाब से, वो क्या है, वो काफी सुप्रीम है, क्योंकि ये लिटरेरी क्वालिटीज को दिखा रहा है, ये बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फियर और रेस्पेक्ट से इंस्पायर हो रहे हैं। काफी सारा डिफेक्ट्स है बट द रेपुटेशन इज बीइंग वर्दी। तो हम देखते हैं कि काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नए दौर में जो नए नए राइटर्स आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ देम। तो हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में काफी राइटर्स हैं जो काफी फेमस हैं। तो इनमें कुछ नाम है: ली हंट, विलियम हैजलिट, डिक वेंसी, चार्ल्स लैम्ब। तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम विलियम हैजलिट के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन रहा 1778 टू 1830। ये वो राइटर्स हैं जिन्हें हम आगे फ्रंट में रख सकते हैं, हम सब कह सकते हैं कि ये हमारे एसे को रिप्रेजेंट करने वाले एक ग्रेट एसेइस्ट हैं। हालांकि इनका कंपैरिजन लैम्ब से भी किया जाता है, बट लैम्ब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो लैम्ब वाज अ ग्रेट एसेइस्ट बिकॉज द वे ही प्रेजेंटेड दैट वाज अ काइंड ऑफ पर्सनल एसेज। तो एक पर्सनल एसेज जो एसे का एक ट्रू फॉर्म होता है, उस ट्रू फॉर्म को इन्होंने फॉलो करा लैम्ब को, और ये काफी इंटरेस्टिंग रहा इनका एसेज, इसलिए काफी फेमस रहा। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एसे पढ़ रहे थे, उसमें हमने चार्ल्स लैम्ब के एसेज को पढ़ा। अभी हम बात करें विलियम हैजलिट की। तो विलियम हैजलिट के एसेज को दो क्लास में डिवाइड किया जा सकता है, मतलब इन्होंने अपने एसे को दो तरह का ऐसे इन्होंने लिखा। तो इनका पहला ऐसे था एसे इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और दूसरा मिसलेनियस एसेज। तो ये दो बड़े फेमस एसेज के लिए जाने गए। पहला कि इन्होंने एसे इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, और दूसरा इन्होंने मिसलेनियस एसेज काफी सारा लिखा। तो ये दोनों स्फेयर में, दोनों तरह के एसेज में काफी अच्छा एक इनका स्थान रहा, काफी एक प्रॉपर एक इन्होंने चीजों को लिखा। इनका साउंड जजमेंट है, चीजों को प्रॉपर अच्छी तरह से जज करते हैं। सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, चीजों का इनको प्रॉपर समझ है। ट्रेंड पावर ऑफ रीजनिंग, तो रीजन और लॉजिक ये बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। और स्टाइल काफी इंसिसिव है, काफी इंक्लूसिव है, और स्टाइल के मामले में ये काफी जो है कंजर्वेटिव, काफी बेस्ट, काफी मतलब नापा तौला टाइप का इनका जो इनका एसेज है। मिसलेनियस एसेज इनका और बेहतर है कंपेयर टू लिटरेरी क्रिटिक एसेज। स्टाइल इनका स्टाइल काफी प्योर है, कॉन्साइज है, कॉम्पैक्ट है, इपिग्रामेटिक है। इपिग्रामेटिक इन द सेंस कि काफी कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को लिख पाना। इट्स लाइक अ कोट। तो he is fond of quotations borrowed from a large variety of sources। तो different varieties of sources से ये quotations को लाते हैं और उसको अपने creations में put करते हैं। W.E. हेनली इनको काफी प्रेज करते हैं, काफी इनकी बड़ाई करते हैं, और इनके बारे में लिखते हैं कि at his highest moment Hazlitt is hard to beat and has not been beaten these many years। तो अपने जब ये हैजलिट अपने हाई पे होते हैं, तो और जब ये काफी अच्छा क्रिएशन लिखते हैं, तो इनके क्रिएशंस को कोई बीट नहीं कर पाया, और काफी सालों तक इनसे बेहतर राइटर्स इनके समय में कोई नहीं था। The only fault which injures the charms of his essay and which doesn't permit us to regard him as equal as to Lamb is occasional bitterness resulting from the headstrong temperament which involved him in quarrels all through his life। तो ये चार्ल्स लैम्ब के बराबर बस एक ही कारण से नहीं है, अदरवाइज ये चार्ल्स लैम्ब को भी सरपास कर चुके होते। ऐसे हम कहते हैं ना प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, उसमें हम चार्ल्स लैम्ब का नाम लेते हैं। क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ऑल वे में परफेक्ट है। बट विलियम हैजलिट में बस एक ही दिक्कत है कि ये कभी कभी बिटरनेस इनके क्वालिटीज देखने को मिलता है। इनका हेड स्टॉर्म जो टेम्परामेंट है वो कभी कभी बहुत हाई हो जाता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेनी क्वेरल्स। उन्होंने उनकी लाइफ में काफी सारी झगड़ा हुआ, काफी उतार चढ़ाव रहा, बिकॉज ऑफ दैट उनका टेम्परामेंट कभी कभी सही नहीं होता। दैट इज बिकॉज उनके एसेज में हम कभी कभी देखते हैं कि काफी सारी बिटरनेस देखने को मिलेगी। तो ये उनके एक निगेटिव पॉइंट दिखाता है उनके राइटिंग में।
अगले राइटर है डी क्वेंसी, जो कि काफी फेमस राइटर हुए। फ्रॉम द लाइफ स्पैन इनका रहा 1785 टू 1959। इनका एक अपना ही एक क्लास है। इनका जो वर्क है वो काफी क्योटिक था, डेयरी था, डिफ्यूज था, बहुत ही केयरफुली चीजों को शिफ्ट करते हैं। तो इनका जो एक बुक था वो काफी फेमस था, जिस बुक का नाम है द कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर। ओपियम ईटर का एक कन्फेशन। तो द काइंड ऑफ क्वालिटी जो लिखे हैं, तो ये इसके बारे में काफी फेमस बुक है। हम देखते हैं कि जिनके जो मैक्सिमम वर्क है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, लेकिन जहां तहां इनकी जो कुछ कुछ पैसेजेस देखने को मिलेगी उसमें आपको काफी पावर देखने को मिलेगा, काफी ब्यूटी देखने को मिलेगा। When inspiration descends upon him, he give to the English tongue wonderful strength and sweetness. एडवर्ट अल्बर्ट बोलते हैं कि ऐसे इनकी जनरली जो वर्क होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, बट कुछ पैसेजेस, कुछ उस जैसे एक बड़ा सा नोवेल लिखा गया उसमें कुछ पंक्तियां, कुछ चैप्टर्स, कुछ पार्ट इतना अच्छा होगा दैट कैन बिकम मींस दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कुछ ही जो ऐसा लिख इतना अच्छा लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ही बिकम्स वेरी फेमस। तो पोएटिक प्रोज ये इनके जो है काफी इन्हें देखने को मिलता है। रिदम और जो है राइम वगैरह का एक प्रॉपर चीजों आपको देखने को मिलेगा। रस्किन ने इस चीज को पहचाना था। हम देखते हैं कि इन रिदम एंड मेलोडी ही इज ऑलमोस्ट सुप्रीम। अगर रिदम और मेलोडी की बात करें तो इनसे बेहतर ऐसे लिखने में कोई नहीं है। पोएटिक प्रोज एक अच्छी क्वालिटी इनके राइटिंग में देखने को मिलती है। इसके बाद इन्होंने एक और लिखा था इन स्फीयर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सब्जेक्ट पे जो ऐसे लिखा गया, नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये काफी फेमस था और ये क्लासिक वर्क है जो कि आज भी इसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती है। चार्ल्स लैम्ब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। तो इनका लाइफ स्पैन 1775 से 1834 था। इसका कंपैरिजन हम लोगों ने करा था फ्रांसिस बेकन से। तो ये एक चार्मिंग मैन है, काफी डेलिकेट टॉकर है। एक जो है इनमें आपको पर्सनल एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंशियल जो है टॉक ऑफ अ वाइज फ्रेंड टाइप का क्वालिटी इनके वर्क में देखने को मिलेगा। इनका ह्यूमर, इनका पैथोस, चीयरफुल जो है गुडविल जो है इनका एक काफी फेमस है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में शायद ही इतना अच्छा और किसी ने लिखा। इनका जो वर्क पब्लिश हुआ वो कहलाया द एसे ऑफ इलाइजा। फर्स्ट सीरीज 1823 में पब्लिश हुआ और सेकंड सीरीज 1833 में। तो पहला 1823 और सेकंड 1833, द एसे ऑफ इलीजा। ये काफी फेमस है और बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। These essays are unequaled in English। तो इंग्लिश में इसका कोई टक्कर ही नहीं है। द सब्जेक्ट रेंज फ्रॉम चिमनी स्वीपर से लेके ओल्ड चाइना तक के सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डील करा गया है। The humor that run throughout his essay is genial and charming। तो काफी जेनियल है, काफी चार्मिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। जो है इसमें हमको तो काफी सारे जो है ना पैथोस के साथ साथ, मतलब दुख के साथ साथ जो है क्वालिटीज है, जो एक चार्म है, जो एक ह्यूमर है, व्यंग है, सब चीजों को एक प्रॉपर वे में मिलाया गया है। रीडर और जो है रीडर को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं और ऐसा लगेगा है ना वो कॉन्फिडिंग हिम टू हिज इंटीमेट जॉयज एंड सॉरो इन इजी मैनर सेंटिमेंट। तो ऐसा लगता है अगर आप जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो यू विल फील लाइक दैट यू आर टॉकिंग टू द पर्सन हु हैज रिटन द वर्क। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। कभी आप जो है मतलब इसके एसेस को आज भी पढ़ा जाए तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आज भी पढ़ने में काफी मजा आता है। तो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एक अच्छा लिटरेचर क्या है, जो उस समय जब लिखा गया तब भी वो उतना इंटरेस्ट से पढ़ा जाए और लिखे जाने के बहुत साल बाद भी इट हैज द सेम चार्म, सेम क्वालिटी एंड इट इज इवन मोर मतलब एज इंटरेस्टिंग एज इट वाज अर्लियर। इसीलिए इन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहते हैं। एक शॉर्ट कंपैरिजन के बारे में कहा जाए, जैसे हम लोगों ने सबको पढ़ लिया है, जैसे लैम्ब, विलियम हैजलिट, एडिसन, स्टील, अगर इन सभी को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो है जो चार्ल्स लैम्ब थे वो एक रोमांटिक एसेइस्ट थे और एडिसन एक क्लासिकल एसेइस्ट थे। मतलब एडिसन हो चाहे स्टील हो, ये दोनों ही क्लासिकल एसेइस्ट थे और लैम्ब जो है वो एक रोमांटिक एसेइस्ट थे। लैम्ब जो है वो पर्सनल एसेज लिखा करते हैं, लेकिन एडिसन जो है वो उस तरह के एसेज को लिखा करते हैं जो पीरियोडिकल्स के फॉर्म में है, जो सोशल एसेज है, जो सोशल के फॉलोइंग को प्रेजेंट करता है और ये सोशल सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए लिखते हैं। लैम्ब्स के एसे की बात की जाए तो ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सनल है, ये इमोशनल है और ये एसेइस्ट के हर्ट की बात करते हैं, ये रीडर से कनेक्ट करने की बात करते हैं।
ये सेल्फ रिवीलेशन है, अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, ओपनली सबको रखेंगे। लेकिन एडिशन कैसे क्या, ये सोशल एसेस है, ये सोशल रिफॉर्म के लिए लिखा गया है, ये सोसाइटी के बारे में लिखा गया है, ये सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन लैम्ब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, लैम्ब को बस अपने दिल की बात अच्छे से लिखना है ताकि लोग उसको इंटरेस्टफुल्ली पढ़ें। हाईली ऑर्नेटेड है लैम्ब का राइटिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से लिखते हैं। ये जो है एलिजाबेथन्स के स्टाइल पे कहीं ना कहीं बेस्ड है। लेकिन एडिसन का स्टाइल क्या है, ये सिंपल है, काफी साधारण लिखा गया है, ग्रेसफुल है, डिग्निफाइड है, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल है उस तरह की बातें लिखी गई है। तो इनका दोनों का मकसद ही अलग है। तो लैम्ब का ऐसे क्या है, आपको ह्यूमर देखने को मिलेगा, आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एडिशन का ऐसे क्या है कि इसमें ह्यूमर है ऑर्डिनरी लाइफ का, यूजुअल लाइफ का, नॉर्मल लाइफ का। और एडिशन का जो क्रिएशन है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टू द पीपल ऑफ देयर टेम्पररी। तो एडिशन की जो बुक है वो उसी दौर में ज्यादा ज्यादा फेमस होगा, उस दौर के बाद वो उतना फेमस नहीं होगा। लेकिन लैम्ब का वर्क विल बी फेमस फॉर ऑल द टाइम टू ग्रो, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विक्टोरियन एसेज और मॉडर्न एसेज। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।